नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी का दावा फुस हो गया है। पहले उनके 2 मंत्री जेल में गए और उसके बाद उनके संसदीय दल का नेता भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की रिमांड पर है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। यहां पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अनर्गल निराधार आरोप आम आदमी पार्टी लगाने का प्रयास करती है, तो हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से, अब देखिए बहुत साफ है, पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात है, साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नीतिगत निर्णय में पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनावों को लेकर अपनी तैयारी तेज कर ली है। पार्टी ने हरियाणा के 10 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों की सूची जारी की। साथ ही विधानसभा पदाधिकारियों की भी घोषणा हो चुकी है। 90 विधानसभा सीटों पर पंजाब के चेयरमैन और बड़े नेता विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें पार्टी ने पंजाब के 10 मंत्री और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को सोनीपत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को करनाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विधानसभा सीटों का वर्गीकरण किया गया है और प्रभारियों की घोषणा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि आम आदमी इन दिनों किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनके तीसरे मंत्री संजय सिंह भी रिमांड पर हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सामने 2 तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी से नैतिकता के आधार पर लड़ाई लड़ने की, और दूसरी 2024 के चुनाव में प्रखरता और मुखरता के साथ मैदान में डटे रहने की। इन दोनों ही मोर्चों पर आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश के साथ प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में आ गई है।
पंजाब के 10 मंत्री और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्तियां हुई हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी नमित हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नमित, जिस तरीके के हालातों से आम आदमी पार्टी जूझ रही है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने दो तरह की चुनौती। पहली चुनौती ये कि आम आदमी पार्टी 2024 के मोर्चे पर डटकर लड़ाई लड़े, और दूसरा ये कि विपक्षियों की जो घेराबंदी है उससे भी निपटे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ज़रूर है, क्योंकि एक तरफ तो उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोकसभा चुनाव हैं वो भी काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने न केवल लोकसभा बल्कि जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर भी पूरी तैयारी कर ली है। कल देर शाम ही जो 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा के अंदर, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसके साथ साथ जो 90 विधानसभा सीटें हरियाणा के अंदर हैं, वहाँ पर भी हर विधानसभा सीट के ऊपर जो प्रभारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और कुछ देर पहले सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। हालांकि जैसे ही प्रभारियों की नियुक्ति की गई 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो ये आशंका भी लगने लगी कि क्या आम आदमी पार्टी अकेले हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो अभी बैठक है उसमें किसी भी बैठक में सीट शेयरिंग की बातें नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्योंकि सुशील गुप्ता ने क्लियरिफाई कर दिया कि ये इंडिया गठबंधन तय करेगा कि आखिर हरियाणा में जो है कितनी सीटें हमें मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाती है, तो आम आदमी पार्टी अकेले दम पर भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। ठीक है नमित, देखिए, अकेले और गठबंधन नियमों की पालना के साथ चुनाव लड़ना, ये दो एक स्टैंड हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन अगर हम हुड्डा गुट की बात कर लें, वो लगातार आम आदमी पार्टी से किनारा करते नजर आते हैं हरियाणा के अंदर। देखिए, न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब के अंदर भी, क्योंकि कांग्रेस की जो हरियाणा इकाई और पंजाब और दिल्ली इकाई हैं, तीनों ही जो कांग्रेस के नेता हैं तीनों ही राज्यों के अंदर, चाहे दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर सहमत नहीं है। इससे पहले भी जब हैदराबाद के अंदर कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी, तो वहां पर भी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली कांग्रेस की इकाई के नेताओं ने गठबंधन का विरोध किया था और वो चाहते थे कि हरियाणा में और पंजाब में आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, वो ये डिसाइड करेगी कि लोकसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है, यानी कि 90 सीटों पर चुनाव होना है। वहां पर क्या आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस के साथ, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा की बात करें तो वहां पर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इससे संकेत इस बात के तो साफ मिलते हैं कि गठबंधन नियमों की अगर पालना नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड जीरो पर अपनी तैयारी 2024 के लिए शुरू कर दी है, यानी कि वो एकला चलो की नीति के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की बात करें, अशोक तंवर की बात करें, या फिर अगर हम अनुराग ढांडा की बात करें, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कि अब हरियाणा के अंदर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि इनको ये मालूम है कि अगर गठबंधन के अंदर जो है वो बात नहीं बनी तो फिर आम आदमी पार्टी को अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत किया है, और यही वजह है कि देर शाम 90 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए, और इसमें कुछ पंजाब के नेता भी हैं। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो दोनों तरफ अपनी रणनीति तैयार किया है कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी तैयार है, और दूसरी तरफ जो अगर अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ा तो वहां पर भी संगठन को मजबूत करके आम आदमी पार्टी पूरी डट कर मुकाबला करेगी। ठीक है नमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। दिल्ली की शराब नीति घोटाले का जिक्र करते हैं। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी ने अब संजय सिंह के 2 करीबियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों के यहां एजेंसी ने कुछ समय पहले रेड भी डाली थी। माना यह जा रहा है कि ईडी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर 1 करोड़ रुपए मिले थे।
तो ईडी ने सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। माना जा रहा है कि ईडी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर 1 करोड़ रुपए मिले थे। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अब संजय सिंह के 2 करीबियों को समन भेजते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। बुधवार को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब उनके 2 सहयोगियों सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है। नमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नमित का ही रुख करेंगे। नमित, इस पूरे मामले में देखिए अब 2 नाम 2 करीबी संजय सिंह के सामने आ रहे हैं जिनको समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, इन दोनों को ही संजय सिंह के सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। क्या अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे ईडी की तरफ से जो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी है, जो कि संजय सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनको ईडी ने समन करके बुलाया था। और सुबह सर्वेश मिश्रा 11 बजे के आसपास से ईडी दफ्तर पहुंचे भी थी। हालांकि उनसे किस तरीके के सवालात किए गए हैं ये तो ईडी ने क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर पर कल जब संजय सिंह के मामले पर रावसानी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो वहाँ पर भी जो जिरह हो रही थी दोनों वकीलों की तरफ से, सर्वेश मिश्रा का नाम बार बार निकल कर सामने आ रहा था। और सर्वेश मिश्रा ही ईडी की तरफ से वो शख्स बताए जा रहे थे जिनको संजय सिंह के द्वारा ये कहा गया था कि 1-1 करोड़ रुपए जो धनराशि थी वो सर्वेश मिश्रा को दी गई थी। तो ऐसे में सर्वेश मिश्रा और दिनेश अरोड़ा जो कि पूर्व जो आरोपी है इस पूरे मामले में, हालांकि फिलहाल तो वो सरकारी गवाह है, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा, इन तीनों को आपस में बैठाकर ईडी पूछताछ करना चाहती है। और बाकायदा इसको लेकर ईडी ने 15 सवालों की जो लंबी फहरिस्त है वो भी तैयार की है। तो निश्चित तौर पर जो संजय सिंह के करीबी हैं, हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4-5 महीने पहले ही सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी, विवेक त्यागी, जो कि संजय सिंह के काफी करीबी हैं, इन तीनों के घर पर ही ईडी की छापेमारी हुई थी। हालांकि उस दौरान क्या डॉक्यूमेंट मिले थे, क्या कुछ सबूत मिले थे, इसको उस वक्त भी ईडी ने बताया नहीं था। लेकिन अब तीनों को बिठाकर पूछताछ होगी तो उन सबूतों की जरूरत भी ईडी को पड़ेगी। ठीक है नमित, देखिए सर्वेश मिश्रा का मैं जिक्र करूं तो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी दोनों ही आंदोलन के दिनों से संजय सिंह के करीबी बताए जाते हैं। और सर्वेश मिश्रा का नाम तो इस तरीके से भी उठ रहा है कि सर्वेश मिश्रा को ही संजय सिंह के कहने पर 1 करोड़ रुपए मिले थे। अब देखिए सर्वेश मिश्रा कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ विवेक त्यागी जो कि इस समय हापुड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला प्रभारी हैं। अगर इन दोनों के आमने सामने पूछताछ होती है और ये कल्पित पाए जाते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली संजय सिंह का नाम तो सेंटर में आ ही रहा है। देखिए, यहाँ पर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, तकरीबन ईडी ने जो 15 सवाल तैयार किए हैं उसमें कुछ ऐसे सवाल भी हैं। पहले संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा के सामने बैठाकर पूछा जाएगा कि क्या वाकई में आप दिनेश अरोड़ा को जानते हैं। दूसरा सवाल ये होगा कि दिनेश अरोड़ा के जो करीबी हैं अमित अरोड़ा, उनकी जो पीतमपुरा में एक शराब की लाइसेंस की दुकान थी उसको पीतमपुरा से दूसरी जगह ट्रांसफर करने को लेकर जो मामला निकल कर आया कि संजय सिंह ने वो मामला सुलझाया था, क्या वो वाकई में सही है। तीसरा ये कि क्या संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से करवाई थी। ऐसे कई सवाल हैं जिनको पूछेगी ईडी। लेकिन यहां पर कल 2 बातें मैं क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि जब कोर्ट में जिरह हो रही थी तो संजय सिंह ने कहा था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर निराधार है। दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था संजय सिंह के जब सुनवाई हो रही थी कि जब पूरे मामले में 2021 में जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी अब क्यों हुई है, उस दौरान संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उसके बाद ईडी ने कहा था कि हमें अभी जरूरत पड़ी। लेकिन दोनों मामलों में क्लैरिफाई कर दूं पूजा, क्योंकि कल एक तरफ रावसानी कोर्ट में संजय सिंह के मामले में सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट में इसी शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुनवाई चल रही थी। तो ऐसे में दोनों केस जो है वो एक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ईडी को, ठीक है नमित, आप हमारे साथ में बने रहिए। लेकिन देखिए पूरे मामले में किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भूमिका निकल करके सामने आती जा रही है। हालांकि लगातार ईडी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपको अक्टूबर में ही दिनेश अरोड़ा ने बयान दे दिया था तो क्यों उस बयान को क्लेरिफाई करते हुए या उसको आधार बनाते हुए आपने संजय सिंह को तब नहीं पूछताछ के लिए बुलाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजीबोगरीब बयान और अपने कारनामों से लोगों पर धौंस जमाने से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक
गोपाल मंडल ने अब एक और कारनामा कर दिखाया है। दरअसल जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हाथ में लाइसेंसी हथियार लेकर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में उनके पोती का इलाज चल रहा था, जिसका हाल जानने वो पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने हाथ में पिस्टल ले रखा था। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि गोपाल मंडल ने मुख्यालय डीएसपी को गंगा में फेंक देने की धमकी दी थी। तेजस ट्रेन में अर्धनग्न होकर टहलते नजर आए थे। अब अस्पताल में इस तरह हथियार लेकर पहुंच गए हैं साहब। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरे मामले को देखते हुए एक कहावत जो अक्सर कही जाती है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, गोपाल मंडल पर फिट बैठती है ये? देखिए, ये जदयू के विधायक गोपाल मंडल हैं। ये हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, वो हमेशा सुर्खियां इसलिए बटोरे हैं क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ अपना ऐसा कारनामा करते हैं या ऐसा कोई विवादित बयान देते हैं। देखिए, ताजा मामला जो है आज का है, जहां ये गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना में पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं मौजूद थे। वहां एक मीटिंग हो रही थी और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जब गोपाल मंडल बाहर आए तो उस घटना के बारे में, उस वाकया के बारे में पूछा गया जो बीते बुधवार को भागलपुर में हुआ था। उनकी पोती का इलाज चल रहा था अस्पताल में, जहां वो गए थे और वहां वो एक। चले राजीव मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों की मजदूरी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने मजदूरी में 40% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले 40 किलोग्राम सामान की ढुलाई के लिए 100 रुपए पारिश्रमिक तय किया गया था, जिसे बढ़ाकर के केंद्र सरकार की तरफ से 140 रुपए कर दिया गया है। कुलियों का मेहनताना बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने खुशी जताई है। देखिए, ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपको ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, समझनी पड़ेगी। दरअसल अब अगर आप स्टेशन पे आएंगे और कूली से ये कहेंगे कि वो आपके सामान को उठाए और आपके गंतव्य स्थल यानी ट्रेन तक पहुंचाए, तो अब आपको 140 रुपये चुकाने पड़ेंगे अगर 40 किलो का वजन कूली उठाते हैं तो। दरअसल इस बढ़े हुए रेट को लागू कर दिया गया है और रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल सूचना जो है वो दी गई है। मेरे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुछ कूली हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जो ये रेट बढ़ाया गया है इससे कितना आप लोगों को लाभ है? क्या पहले से इस तरीके की मांग आप लोगों की रही है? हाँ, काफ़ी दिन पहले से ये मांग थी हमारी, लेकिन क्या करें, रेलवे ने इसको, अभी तो हमें कोई लाभ नहीं है। अभी फ़िलहाल में जो रेट बढ़ा है इसको पैसेंजर हमें पुरानी रेट से ही पे कर रहे हैं, जितना भी कि भाई तुम्हारा रेट नहीं बढ़ा है। लेकिन हम पैसेंजर को क्या दिखाएं, हमारे स्टेशन पर पुरानी रेट लिस्ट लगी हुई है, वो रेट लिस्ट हटाई जाए, जो भी नई रेट लिस्ट आई हैं उनको लगाया जाए, जिससे पैसेंजर को पता चले। हम भी बता दें पैसेंजर को कि हमारी ये रेट लिस्ट है, इस हिसाब से हमें ये भुगतान किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी बिल्कुल सूचना नहीं है। तो क्या आप लोगों को ये जानकारी कैसे मिली कि अब रेट बढ़ गए हैं? हालांकि कई रेलवे स्टेशन पे जो नए रेट लिस्ट हैं वो लगा भी दिए गए, जैसे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उसको लगा दिया गया। आप लोगों को कब पता चला कि रेट बढ़ गया और अब आप लोगों को बढ़ा हुआ रेट चाहिए? हमें ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जब रेट लिस्ट लगी थी तो हमारे जो काफ़ी पुलिस आते, जो हम आपस में आसपास में ही रूम लेके रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारी रेट में कुछ इजाफा हुआ है। तो इसलिए जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे ये किया है कि अपनी ये रेट बढ़ चुकी है। अब हमें तो मालूम तब चलेगा जब हमारे स्टेशन पर रेट लिस्ट का जो लगेगी हमें दी जाएगी कि ये रेट लिस्ट है। पहले किस तरीके का था? क्योंकि 40 किलो का अब 140 रुपये देना पड़ेगा। पहले किस तरीके से इसको तय किया गया था? पहले देते थे 40 किलोग्राम के 100 रुपये और उसके अंत में 20 मिनट से और 30 मिनट तक 100 रुपये उसका वेटिंग चार्ज हो जाता था। अब उसमें ये हुआ है कि हमको 40, जो नई रेट लिस्ट आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमको पैसेंजर का प्लेटफॉर्म तक सामान छोड़ने का 140 रुपये है। उसके बाद में अगर हम 20 से 30 मिनट वेट करते हैं तो हमें 100 रुपये का वेटिंग चार्जेज बनता है। एक बात और जानना चाहूँगा, राहुल गांधी ने भी मुलाकात किया था आनंद विहार पे कूलियों से, बहुत बार आप लोगों से वो मिल चुके हैं।
बाकायदे उन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट किया है, कूलियों को बधाई दिया है, रेलवे को बधाई दिया, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में बहुत अच्छा है, वो कुलियों के सामने आए थे, कुलियों की उनने मांगें सुनी। मोदी सरकार मांग सुन नहीं रही 10 साल से, उसने आके बीच में बात की, अच्छी बात है। समय समय पर संवाद कर रहे हैं कूलियों से। बात करनी चाहिए, मजदूर आदमी के सामने आएंगे जभी तो पता चलेगा, वो बताएंगे जभी तो। बिल्कुल। ये बताइए, कोई और भी बात करने कभी आया आप लोगों से? और कोई भी नहीं आया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।